हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा है यूज ऑफ कीप ऑन। तो आज के लेसन में हम कीप ऑन का प्रयोग देखेंगे, किस प्रकार के सेंटेंस में हमें कीप ऑन का प्रयोग करना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, लिखा है ता रहता, ती रहती, ते रहते। यानी जब आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि जब वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ता रहता, ती रहती, ते रहते इस तरीके का शब्द लगा रहता है तो हमें कीप ऑन या फिर गो ऑन का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? कीप ऑन या गो ऑन। जैसे देखिए, वह पढ़ता रहता है, लड़के खेलते रहते हैं। इसमें कार्य जारी रहने का बोध होता है। किसका बोध होता है? कार्य जारी रहने का बोध होता है। तो इसको हमें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, इस प्रकार के सेंटेंस को ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कीप ऑन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ध्यान देना है कि ये जो कीप ऑन है ये टेंस के अनुसार लगाएंगे। किसके अनुसार लगाएंगे? टेंस के अनुसार। यानी कीप ऑन है तो ये कीप्स ऑन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कीप्स ऑन। या फिर पास्ट का वाक्य रहेगा तो केप्ट ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केप्ट ऑन। तो टेंस के अनुसार ये इसका प्रयोग मेन वर्ब की तरह ही होता है। किस तरीके से होता है? मेन वर्ब की तरह। जिस प्रकार से मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है ना, सेम उसी ढंग से इसका प्रयोग होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ढेर सारे मैटर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। यदि अधिक जानकारी लेना चाहते हैं और पूरी तरीके से जानकारी इसका प्रयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे आपके जहां वीडियो चल रहा है उसी के दाहिने साइड में इस तरीके का एक निशान बना है। जैसे ही इसको आप टच करेंगे तो ढेर सारे मैटर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। यदि इनको टच करके पूरे मैटर को पढ़ेंगे और उसको नोट करेंगे तो और अच्छे से आपकी तैयारी होगी। तो चलिए हम इसका प्रयोग देखते हैं, इस तरीके से वाक्य को ट्रांसलेट करके देखते हैं। इन वाक्यों को देखिए, यहाँ लिखा है लड़के खेलते रहते हैं। अब यह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। देखो, रहते हैं, ताहती है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कार्य जारी रहने का बोध हो रहा है। जब इस प्रकार के वाक्य में कार्य जारी रहने का बोध हो तभी हमें कीप ऑन का प्रयोग करना है। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट है दी बॉयज, लड़के हैं दी बॉयज, उसके बाद कीप ऑन प्लेइंग, कीप ऑन प्लेइंग। अब वही इसी तरीके से यहाँ देखिए, वह पढ़ता रहा। अब सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ कीप नहीं बल्कि कीप्स हो गया है। ही कीप्स ऑन रीडिंग। अब यहाँ देखिए, अध्यापक पढ़ाते रहे। ये एक वाक्य किस टेंस का है? पास्ट का है। ये अध्यापक पढ़ाते रहे, इसलिए यहाँ पे कीप का ही सेकेंड फॉर्म लग गया, केप्ट। दी टीचर केप्ट ऑन टीचिंग। बात समझ में आया ना? यानी कीप ऑन भी हो सकता है, कीप्स ऑन भी होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का यदि वाक्य रहेगा और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो कीप ऑन, और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो कीप्स ऑन, और वही वाक्य यदि पास्ट में चला जाएगा तो केप्ट ऑन। ठीक, इस तरीके से। अब इनमें कीप ऑन के स्थान पे आप गो ऑन भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग कर सकते हैं? गो ऑन। देखिए, यहाँ देखिए, गो ऑन, गोज ऑन और वेंट ऑन, इन तीनों का प्रयोग हो सकता है। यानी सब्जेक्ट यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य रहेगा, यानी वाक्य प्रेजेंट में रहेगा और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे? गो ऑन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो गोज ऑन, और वाक्य पास्ट का रहेगा तो उसको वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं, आप चाहे इनका प्रयोग कीजिए चाहे इनका प्रयोग कीजिए, दोनों का प्रयोग हो सकता है। जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं। यहां देखिए, वह हंसता रहता है, तो ही कीप्स ऑन। ही सिंगुलर नंबर, इसलिए कीप में यस लग गया है, इसको भी सिंगुलर बनाया गया है। ही कीप्स ऑन लाफिंग। अब कीप्स ऑन के स्थान पे आप गोज ऑन भी लगा सकते हैं। ही गोज ऑन लाफिंग।
चलिए इस सेंटेंस को देखिए, लिखा है अजय चलता रहा। किस टेंस का? पास्ट का। इसलिए अजय केप्ट ऑन लाफिंग, या फिर यहां देखिए कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट हो गया क्योंकि वाक्य पास्ट टेंस का है, और या तो फिर यहां गो का सेकंड फॉर्म वेंट ऑन। यहां देखिए वह खेलता ही रहता है। अब यहां नथिंग बट का प्रयोग हो गया है। किसका प्रयोग हो गया है? नथिंग बट का। अब जब क्रिया के बाद ही शब्द आ जाए, ही रहता, वह पढ़ता ही रहता है, लड़के नाचते ही रहते हैं, अध्यापक पढ़ाते ही रहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो कार्य करने वाला होता है एक कार्य के अलावा दूसरा कार्य नहीं करता। जैसे कुछ लड़के खेलते ही रहते हैं, यानी उनके पास और दूसरा कार्य नहीं है, तो ऐसे में ही शब्द आ जाता है। रहता जो शब्द आता है ना, उसी के ठीक पहले ही आ जाता है। तो जब ही रहता आए तभी आपको नथिंग बट का प्रयोग करना है। और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है? या तो डू लगा लेना है, या तो डज लगा लेना है, या तो फिर डिड लगा लेना है। डू, डज या डिड सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू लगाएंगे, और यदि वाक्य पास्ट का रहेगा तो आपको डिड लगाना है। जैसा कि आप लोग पास्ट इंडिफिनिट पढ़े हैं या प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़े हैं, उसको सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार डू, डज या डिड का प्रयोग होगा। उसके बाद किसका प्रयोग होगा? नथिंग बट। किसका प्रयोग होता है? नथिंग बट। नथिंग बट। उसके बाद जो वर्ब रहेगा, यहां वर्ब लिख लेंगे इस ढंग से। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। अब इसको देखिए, लड़के दौड़ते ही रहे। किस टेंस का? पास्ट में है। यह वाक्य किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। लड़के दौड़ते ही रहे, बताएंगे ना, सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। अब जब पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य होता है तो उसमें डिड लगना है, तो यहाँ डिड लगा गया। उसके बाद क्या लगाना है आपको? नथिंग बट। तो देखिए हम नथिंग बट, उसके बाद अंत में वर्ब। वर्ब के बाद जो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे। इस ढंग से ट्रांसलेट करेंगे। और जैसा कि और अधिक जानकारी इसका चाहते हैं तो पहले भी बताया गया है कि नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन का निशान दिया गया है, यहाँ पे उसको आप टच करके पूरी तरीके से जानकारी उसको पूरे पढ़िए, और हो सके तो उसको लिख डालिए। चलिए आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं।